जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। इसके अलावा ऐसे लोग जो आपको कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद है। इससे पहले भी आपको 12वीं बिहार बोर्ड के जो सिलेबस है, उसके जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके 14 लेसन का 4 क्लास जो है वो आपको हो चुकी है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज हम एक नए क्लास के साथ इसका शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक होगा वो 50 से नहीं होंगे, ठीक है ना। वह जो होंगे वो आपको यहाँ से भी नहीं होंगे। चलिए आइए देखते हैं, आज जो है 41 से जो है वो आपको शुरू करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ चलिए देखिए, आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए, टॉपिक हमारा क्या कह रहा है समझने का, इसे आप प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। सारे लोगों को दिख रहे होंगे, समझिए क्या कह रहा है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो आपको कब किया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1943। तो देखिए, तो ये जो लॉर्ड कर्जन है, इसके द्वारा बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो आपको 1905 में। तो यहाँ से 2 प्रश्न बंगाल विभाजन से पूछे जाएंगे। सबसे पहले कि बंगाल का विभाजन जो किया था वो कौन किया था, तो कहेंगे हम लॉर्ड कर्जन। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो क्या कहोगे? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन जो भारत का वायसराय था वो आपको 1899 से 1905 तक था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो वह था आपको स्वदेशी आंदोलन। क्या था? स्वदेशी आंदोलन। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो क्या कहेंगे? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना। और यह स्वदेशी आंदोलन शुरू कब होती है, तो आपको 16 अक्टूबर, क्या है? 16 अक्टूबर, ठीक है ना। देखिए, पूरा यहाँ पे डेट के साथ जान लीजिए कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 को यह क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो आप क्या कहोगे? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो शुरू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन के दौरान क्या था कि आपको एक नारा दिया गया था, क्या जानते हैं कि आपको वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। इसके अलावा एक नारा और दिया गया था, बंगाल विभाजन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बंगाल विभाजन नहीं चाहिए। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, वंदे मातरम का जो नारा दिया गया था, ठीक है ना, वह किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। किसके लिए दिया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप में यह दिया गया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए, यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है। जैसे देखिए 1906, तो 1906 में क्या हुआ था कि आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इन चीजों को आप अच्छे से याद रख सकते हो। तो 1906 में क्या हुआ था, तो कहेंगे मुस्लिम लीग का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या कहोगे? 1906 में मुस्लिम लीग की क्या हुई थी कि आपको स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए 1911, तो 1911 में क्या हुआ था जानते हैं कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। याद रखिएगा कि 1911 में ये जो बंगाल विभाजन है, क्या है? बंगाल विभाजन। इस बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है, तो आपको रद्द कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रद्द। अर्थात बंगाल के विभाजन को वापस जो है वो आपको ले लिया जाता है। कब? तो 1911 में। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया जाता है, तो 1911 में। और बंगाल विभाजन को रद्द करने वाले जो आपको वायसराय थे वो कौन थे, तो उसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या नाम है उसका? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना, द्वितीय। इसी ने बंगाल विभाजन को क्या किया था कि आपको रद्द किया था। और इसका जो कार्यकाल है 1910 से 1900 कितना है जानते हैं, तो आपको 16 है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया, तो क्या कहोगे? 1911 में, ठीक है ना। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे या मतलब भारत के वायसराय थे वह कौन थे, तो आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का भी कार्यकाल याद रखिएगा, 1910 से 1916। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें एक ऑप्शन है 1943। तो 1943 में मुस्लिम लीग ने क्या किया था
था जानते हैं कि आपको अपने कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का क्या किया था कि आपको नारा दिया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका ये जो प्रश्न करा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1905। बंगाल का विभाजन कौन किया था? लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वायसराय कब तक रहा था? 1899 से 1900 कितना तक? तो आपको 5 तक। इन चीजों को याद रखना है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वरूप कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन, जो कब शुरू होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन के दौरान क्या होता है जानते हैं कि आपको एक नारा दिया जाता है, वंदे मातरम, बंगाल विभाजन नहीं चाहिए। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहां से प्रश्न आ गया, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में। और उस समय जो आपको गवर्नर थे भारत के यानी कि वायसराय के, ये वो कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है 1906। तो 1906 में क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की क्या हुई थी कि आपको स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। 1943 में ये जो मुस्लिम लीग है उसने अपने कराची अधिवेशन में क्या किया था कि आपको एक नारा दिया था, क्या जानते हैं? बांटो और छोड़ो। क्या करो? बांटो और छोड़ो। तो इन सभी चीजों को याद रखना है। तो ये जो आपका 41 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहे हैं साथियों कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। आपका प्रश्न जो है यही पूछा जा रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से जो है वह आपको किसे जाना जाता है, यह आपका प्रश्न है। देखिए तो इसमें ऑप्शन कौन कौन है? देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार उधम सिंह। तो शेर ए पंजाब और आपको पंजाब केसरी याद रखिएगा। शेर ए क्या कहेंगे? तो आपको पंजाब, इसके अलावे इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। किन्हें जानते हैं? तो आपको लाला लाजपत राय को। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? देखिए कि शेर ए पंजाब और क्या जानते हैं कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय जो थे वो आपको गर्म दल के एक प्रमुख नेता थे और साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान इनके सर पे क्या हुई थी कि गहरी चोट आई थी और उसके बाद इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ से देखिए भगत सिंह का नाम दिया हुआ, तो भगत सिंह ने भी आपको 2 नारा दिए थे। एक आपको याद रखना है इनकलाब। क्या है? इनकलाब, ठीक है ना। क्या है? इनकलाब जिंदाबाद। याद रखिएगा कि इनकलाब जो जिंदाबाद का नारा है वो कौन दिया था? तो हम क्या कहेंगे? तो भगत सिंह ने दिया था। कौन दिया था? भगत सिंह ने। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा साम्राज्यवाद का क्या हो कि आपको नाश हो। तो देखिए तो इनके नारा को आप याद रखिएगा। इनकलाब क्या है? इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। क्या है? जिंदाबाद। इसके अलावा एक नारा और दिए थे, साम्राज्य। क्या है? साम्राज्यवाद का क्या हो? नाश हो। क्या हो? साम्राज्यवाद का नाश हो। यह नारा जो दिया था कौन दिया था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? भगत सिंह। तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा और साम्राज्यवाद का नाश हो कौन क्या था? तो भगत सिंह। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। सरदार उधम सिंह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो दूसरी गवर्नर थे माइकल ओडायर। क्या थे? माइकल ओडायर। इसकी क्या कर देते हैं कि आपको हत्या कर देते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है कि माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? सरदार उधम सिंह ने। कब? तो आपको 1940 में। वो भी कहा? तो आपको ब्रिटेन में जाकर। तो इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद है चंद्रशेखर आजाद। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आपको आंदोलनकारी जो थे, ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी थे जो स्वयं को क्या कहते कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो थे गोली मार लिए थे, तो उनका नाम है आपको चंद्रशेखर आजाद। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का क्या कहते कि आपको गठन किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि बताइए कि हिंदुस्तान, ठीक है ना, रिपब्लिकन क्या है? रिपब्लिकन जो एसोसिएशन है, क्या है? एसोसिएशन, इसका गठन कौन किए थे? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको चंद्रशेखर आजाद। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। हालांकि इसमें भगत सिंह भी इनके साथ थे। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 42 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और अगले प्रश्न को क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। सबसे पहले प्रश्न के जो साझे उसको बड़ा कर देते हैं और फिर आप लोग इसे समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे यहाँ से आएंगे क्योंकि सारे जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का भी क्या करना है कि आपको एनालिसिस करना है। तो देखिए क्या कह रहा है।
उम्मीद है सभी लोगों को दिखते होंगे। देखिए क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में कह रहा है 1937, बी में कह रहा है 1939, सी में 1942 और डी में कह रहा है 1945। तो देखिए, तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है वह आपको 1939 में क्या हुआ था कि आपको शुरू हुआ था। तो यहाँ से कुछ चीज़ों को जान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए, ठीक है ना। तो देखिए ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, डेट के साथ इसको याद रखिएगा। तो साथियों द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को क्या होता है कि आपको शुरू होता है। याद रखिएगा कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है कि आपको शुरू होता है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत होता है, क्या होता है अंत, वह आपको 2 सितंबर 1945 को, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपको कितने वर्ष चलते हैं, तो वो आपको 6 वर्ष, कितने वर्ष चलते हैं 6 वर्ष। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कितने वर्ष चला था। तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको 6 वर्ष चला था। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने राष्ट्र जो थे वो आपको शामिल हुए थे। तो देखिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध में कुल शामिल देश कहेंगे, क्या कहेंगे, कुल शामिल देश। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में कुल शामिल देश जो हुए थे वो आपको कितने जानते हैं, 61। क्या है 61, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी, 61 थी। इन चीजों को याद रखिएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था साथियों, वो था आपको जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए कह रहा है 1937 में, तो 1937 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन वो कहाँ हुआ था। तो देखिए, तो 1937 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, फैजपुर में। और फैजपुर जो है महाराष्ट्र में। और याद रखिएगा यह अधिवेशन इसलिए आपको मतलब कि ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि यह कांग्रेस का गांव में होने वाला क्या था कि आपको पहला अधिवेशन था। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन जो था वो आपको भारत आया था। क्या आया था, क्रिप्स मिशन जो है वो आपको भारत आया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे। तो देखिए क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो आपको सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे, सर स्टेफर्ड, क्या कहेंगे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो आपको क्रिप्स मिशन योजना के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। फिर है 1945 में, तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का क्या होता है कि आपको अंत होता है। इसके अलावा 1945 की एक बहुत बड़ी घटना और याद रख सकते हो। क्या जानते हैं कि 1945 में ही क्या हुआ था कि पहली बार जो था वो आपको एटम बम का जो था वो आपको प्रयोग जो था वो आपको किया गया था। और पहला एटम बम जो है अमेरिका द्वारा जापान के क्या हुआ था कि आपको हिरोशिमा और नागासाकी पर जो था वो आपको गिराया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है एटम हमला जो हुआ था वह कब हुआ था, 1945 में, ठीक है ना। दूसरी बात 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का क्या होता है कि आपको अंत होता है। 1945 में ही आपको क्या होता है, तो शिमला सम्मेलन होता है। क्या होता है, शिमला सम्मेलन होता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझेंगे आप। देखिए कह रहा है कि जय हिंद का नारा जो है वो आपको किसने दिया था। प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। सभी लोगों को दिखते होंगे, अगर नहीं दिखेंगे तो आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है ना। उम्मीद है सभी लोग इसे अच्छे से देख रहे होंगे। देखिए समझिए क्या कह रहा है साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो देखिए जय हिंद का जो नारा दिए थे ना, ऑप्शन में ए में कह रहा है भगत सिंह, बी में चंद्रशेखर आजाद, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए तो जय हिंद का नारा जो दिए थे वो आपको सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। कौन दिए थे, सुभाष चंद्र बोस ने। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आता है कि सर जय हिंद के अलावे इन्होंने कोई और भी नारा दिए थे। तो देखिए तो जय हिंद के अलावे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो, क्या है, दिल्ली चलो का नारा। कौन सा नारा बताइए तो, दिल्ली चलो का नारा। कौन सा नारा, दिल्ली चलो का नारा। इसके अलावे आपको एक और नारा दिए थे क्या कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद रखिएगा कि तुम मुझे क्या करो, खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद रखिएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का जो नारा दिए थे वो आपको कौन दिए थे जानते हैं। तो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने। और सुभाष चंद्र बोस जी से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि इनके जन्म के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो इनका जो जन्म हुआ था ना वो आपको 23 जनवरी 1897 को, कितना को,
23 जनवरी 1897 को इनका जन्म जो है कटक ओडिशा में जो था वो आपको हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, क्या है, मृत्यु हुई थी, वह कब हुई थी, तो देखिए इनकी मृत्यु 18 अगस्त, क्या है, 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में ताइवान में हुआ था। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ से और भी सारा क्या है कि आपको ऑप्शन है, इस ऑप्शन को समझिए और वहाँ पर क्या दिया जा रहा है इसे भी हम लोग समझने का क्या करेंगे कि आपको प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि भगत सिंह, क्या है, भगत सिंह। तो भगत सिंह के बारे में भी एक चीज आपको समझना है, क्या करना है, समझना है। तो भगत सिंह जो थे वो आपको कहते कि एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो आपको बहुत कम आयु में ही क्या हुए थे कि देश के लिए शहीद हो गए थे। तो भगत सिंह से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है, तो क्या कहिएगा, तो कहेंगे भगत सिंह। क्या कहेंगे, भगत सिंह। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो आपको लाहौर सेंट्रल जेल में, यहाँ से इन चीजों को याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद, इनकी जो क्या होती है कि मतलब क्या कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं को क्या कहते हैं कि अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में क्या करते हैं कि स्वयं को गोली मार लेते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद है आपको जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू से कई सारी चीज़ों को आपको क्या करना है कि आपको समझना है। तो देखिए, तो जवाहरलाल नेहरू से आपको क्या समझना है, तो सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री जो देश के बने थे वो कौन बने थे, तो कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप क्या कहोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है देश के पहले विदेश मंत्री, क्या है, देश के प्रथम विदेश मंत्री कौन बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। भारतीय विदेश नीति का जो जनक है, क्या है, भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि भारतीय विदेश नीति का जो जनक है वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है कि जय हिंद का नारा कौन दिया था, तो आप क्या कहोगे, तो वह आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। इसके अलावा दिल्ली चलो का भी जो नारा दिए थे वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही नारा दिए थे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था और इनकी मृत्यु जो होती है एक हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को होती है। और वो भी कैसे, तो आपको विमान दुर्घटना में, ठीक है ना। और कहाँ होती है, तो आपको ताइवान में। कहाँ होती है, ताइवान में। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए अब साथियों अगला जो आपका प्रश्न है वह कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो आपको की थी। मतलब कह रहा है कि कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन की थी। तो इसमें जितने भी लोग दिए गए हैं लगभग सभी लोगों ने कांग्रेस की क्या किए थे कि आपको अध्यक्षता किए थे। तो सबसे पहले कब कौन किए थे, इस पर हम सबसे पहले आपको डेट लिख देते हैं, उसके बाद इसका आंसर आप स्वयं बना लीजिएगा। तो देखिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है 1885 में कांग्रेस की क्या किए थे कि आपको अध्यक्षता किए थे। उसके बाद है दादा भाई नौरोजी, ये 3 बार क्या हुए थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1893। इससे पहले ये बने थे आपको 1886 में, इसके बाद आपको 1906 में। तो दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कब कब, 1886, 1893, 1906। तो इसमें जितने भी लोगों के बारे में हम बताए हैं उसमें देखिए कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो होते हैं 1885 में ही कांग्रेस की क्या करते हैं कि आपको अध्यक्षता करते हैं। तो और कांग्रेस का गठन जो होता है वो कब होता है, 1885 में। तो इस प्रकार से कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष होंगे वो कौन हो जाएंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा साथियों कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको हम लोग बोलते हैं आईएनसी। क्या बोलते हैं, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका गठन जो है वो आपको कब हुआ था, तो देखिए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका गठन होता है साथियों 1885 में। कितना में होता है, 1885 में, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि इसके जो संस्थापक थे, क्या थे संस्थापक, वो आपको कौन थे। तो देखिए इसके जो संस्थापक थे साथियों यह आपको A.O. ह्यूम थे। कौन थे, A.O. ह्यूम जो थे वो आपको कांग्रेस के क्या थे कि आपको संस्थापक थे एवं प्रथम क्या थे कि आपको महासचिव थे। इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का गठन जो हुआ था 1885 में वो आपको कहाँ हुआ था। तो साथियों कांग्रेस का गठन 1885 में जो हुआ था वो आपको बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में। और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में। और कांग्रेस के गठन के समय जो इसमें उपस्थित सदस्य थे वो आपको 72 थे। क्या थे, 72 थे। यानी
यानी कि क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा कि बताइए कि कांग्रेस की स्थापना के समय इसमें यहाँ कितने प्रतिनिधि जो थे उपस्थित थे, तब क्या कहोगे कि 72 प्रतिनिधि जो थे वो आपको उपस्थित थे। लेकिन इसका जो गठन किए थे एओ ह्यूम, जो कि एओ ह्यूम जो थे ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा से क्या थे, कि आपको एक मतलब सेवानिवृत्त अधिकारी थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले से एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं कि भारत जो आपको सेवक समाज है उसकी स्थापना जो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने ही क्या किए थे, कि आपको किए थे। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले जान लीजिए कि 45 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिए। सबसे पहले इसे हम स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आसानी से सारा चीज दिख जाए। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आप इसे समझिएगा। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो आपको कौन थी, क्या है, कौन थी, यह आपका प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है एनी बेसेंट, बी में सरोजिनी नायडू, सी में भी देखिए सरोजिनी नायडू और डी में कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना। तो देखिए इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ये तो पुरुष है, इसमें दो ही महिला का नाम ही जो है वो आपको दिया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ना साथियों वो आपको एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, तो वह आपको 1917 में, कितना में बनी थी, 1917 में। तो 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, तो आपको कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे 1917 के वो कौन किए थे, तब क्या कहोगे, एनी बेसेंट। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली क्या थी, कि आपको प्रथम महिला थी। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या पूछ लिया जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी कांग्रेस के वह कौन थी। तो देखिए तो कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो आपको कौन थी, तो यहाँ से याद रखेंगे वह है आपको सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष जो बनी थी वो कब बनी थी, तो याद रखिएगा 1925 में। कितना में, 1925 में। कहिएगा कि सर यहाँ पर तो अभी आपने बताया कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, फिर आप सरोजिनी नायडू क्यों करें, तो देखिए मैंने कहा सरोजिनी नायडू, ठीक है ना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। मतलब क्या हुआ कि भारत में जन्मी हुई वह पहली महिला कौन थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, तो साथियों वह थी कौन जानते हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये देश के, ठीक है ना, किसी भी राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। क्या बनी थी, प्रथम महिला राज्यपाल। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि हमारे देश के प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है ना, किस राज्य की बनी थी, तो वो आपको उत्तर प्रदेश के। तो एक चीज को याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी और पहला जो महिला है, ठीक है ना, पहली महिला वो आपको राज्यपाल भी बनी थी। तो इन चीजों को आपको साथियों अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और ये जो सरोजिनी नायडू है इन्होंने राज्यपाल पद के संदर्भ में क्या कहा था जानते हैं, कि यह सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के क्या है, कि आपको समान है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो आजादी से पहले 3 महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जिसमें एक है आपको एनी बेसेंट, दूसरा कौन है, सरोजिनी नायडू, और तीसरा महिला जो बनी थी उनका नाम है श्रीमती, क्या है, श्रीमती, ठीक है ना, नैली सेन गुप्ता। क्या कहेंगे, श्रीमती नैली सेन क्या कहेंगे गुप्ता, जो कि आपको कांग्रेस की क्या बनी थी, कि आपको अध्यक्ष बनी थी। क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। आजादी से क्या कहेंगे, तो आपको पहले थी, कब बनी थी, 1933 में। कहाँ बनी थी, तो याद रखिएगा यह आपको कलकत्ता में बनी थी। कहाँ बनी थी, कलकत्ता में। कहाँ बनी थी, कलकत्ता में। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता से पहले कितनी महिला बनी है, तब क्या कहोगे, 3 महिला। पहली महिला कौन है, एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी थी। दूसरी महिला सरोजिनी नायडू जो 1925 में कहाँ बनी थी, तो आपको उत्तर प्रदेश में। और तीसरी महिला जो है वो आपको श्रीमती नैली सेन गुप्ता जो 1933 में बनी थी, ठीक है ना, किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहाँ से एक चीज गौर कीजिए कि जो भी महिला है ना, देखिए सब महिला 8-8 वर्ष के अंतराल पर कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वह बनी हुई है आजादी से पहले। जैसे देखिए 1917 में 8 जोड़िएगा 1925, फिर उसमें देखिए 1925 में 8 जोड़िएगा 1933। तो सभी महिला 8-8 वर्ष के अंतराल पर कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो आपको बनी हुई है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न कर रहा है वो क्या कर रहा है कि कांग्रेस की जो संस्थापक थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक वो आपको कौन थे, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है।
तो देखिए और भी इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाए। देखिए सारे लोगों को दिखते होंगे, क्या कह रहा है प्रश्न समझिए। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात आईएनसी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में कह रहा है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी में कह रहा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जॉर्ज ह्यूम, लॉर्ड डफरिन। तो देखिए तक कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो आपको एओ ह्यूम थे, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम। और देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसका कुछ ना कुछ कांग्रेस से क्या है कि आपको संबंध है। जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो ये कांग्रेस के क्या थे, क्या आपको प्रथम अध्यक्ष थे, क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। जॉर्ज ह्यूल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, क्या थे, कांग्रेस के, ठीक है ना, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे जानते हैं, तो वो आपको जॉर्ज ह्यूल थे। कौन थे, जॉर्ज ह्यूल थे। उसके बाद है आपको लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं लॉर्ड डफरिन, यह कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का क्या था जानते हैं, कि आपको वायसराय था। क्या था, भारत का वायसराय था। यह क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है साथियों। क्या जानते हैं कि कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप क्या कहोगे, तो लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो हम कहेंगे जॉर्ज ह्यूल। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सीधे कहेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस के जो शुरू के जो 4 अधिवेशन हुए हैं उस अधिवेशन के बारे में जान लीजिए। जैसे इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1800 कितना में जानते हैं, 86 में, और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो आपको दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। और एक चीज याद रखिएगा साथियों, दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम पारसी व्यक्ति थे। क्या थे, प्रथम पारसी व्यक्ति थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद जो तीसरा है, क्या है, तीसरा है, तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में आपको मद्रास में हुआ था। क्या हुआ था, मद्रास में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन किए थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी। किस अधिवेशन में बने थे, मद्रास अधिवेशन में। कब हुआ था, 1887 में, उस मद्रास अधिवेशन की। 1886 में कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे, तो क्या कहेंगे, दादा भाई नौरोजी। और यह जो 1886 का अधिवेशन है ये आपको कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में। उसके बाद है 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बंबई में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि जॉर्ज ह्यूल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है, मतलब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कब बने थे, तो ये आपको 1888 में। किस अधिवेशन में, तो आपको इलाहाबाद अधिवेशन में। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए यहाँ से हम चेन को जोड़ जोड़ के इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आए तो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो उम्मीद है साथियों कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो वही आपका जो प्रश्न कह रहा है 47 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, अर्थात बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। मतलब आपसे डायरेक्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि वह भारतीय व्यक्ति, ठीक है ना, या हम सीधे कहेंगे कि भारत में जन्मे हुआ व्यक्ति जो आजादी के बाद भारत के क्या हुए थे कि गवर्नर जनरल बने थे, और वह लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो आपको बनकर रह गए। उनका नाम क्या था, तो कहेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या कहेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आप लोग पढ़े होइएगा कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वो आपको कौन बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। कौन बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो होते हैं वो आपको ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। लेकिन भारत में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति जो आजादी के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं और वह अंतिम साबित होते हैं, उनका नाम होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आपका जो ये 48 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए जैसे राजकुमारी अमृता कौर। तो याद रखिएगा राजकुमारी अमृता कौर जो है वो आपको केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला है। क्या है, केंद्रीय मंत्री बनने वाली। अगर हम पूछेंगे कि भारत की प्रथम महिला जो है वो आपको कौन है जानते हैं, तो प्रथम महिला कहेंगे तो हो जाएंगे आपको राजकुमारी अमृता कौर। कौन सी मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृता कौर जानते हैं, तो वह बनी थी आपको स्वास्थ्य मंत्री। क्या बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री। तो यहाँ से याद रखिएगा कि राजकुमारी अमृता कौर जो है वह
क्या है जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला है। और यह कौन सी मंत्री बनी थी तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। इनके पास एक और खास रिकॉर्ड है कि एक ही विभाग में लगातार सर्वाधिक दिनों तक, ठीक है ना, मतलब एक ही विभाग में लगातार सर्वाधिक दिनों तक मंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपको किसके पास है जानते हैं, तो वह रिकॉर्ड जो है राजकुमारी अमृता कौर के पास है। और वहीं पूछेंगे कि केंद्र में सबसे अधिक दिनों तक मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किनके पास है, तो जगजीवन राम के पास। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है, एक ही विभाग में लगातार सर्वाधिक दिनों तक तो राजकुमारी अमृता कौर। आज सीधे पूछेंगे कि केंद्र में सबसे अधिक दिनों तक मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किनके पास है, तब आपका आंसर हो जाएगा साथियों जगजीवन राम। चलिए उसके बाद है गोविंद वल्लभ पंत। तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो आपको 1947 में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत विभाजन की जो आपको योजना थी, ठीक है ना, उसके जो क्या कहते हैं प्रारूप था, ठीक है ना, उस प्रारूप को स्वीकार करने संबंधी प्रस्ताव को क्या किए थे कि आपको पेश किए थे, ठीक है ना। जबकि भारत विभाजन की योजना लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा क्या था कि पेश किया गया था। और उस योजना में जो जो बातें थी उस बातों को, ठीक है ना, कांग्रेस के अधिवेशन में जो रखे थे वो आपको गोविंद वल्लभ पंत ने रखे थे। फिर यहाँ से एक बात आएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये देश के पहले क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 1947 से क्या है 1964 है। और याद रखिएगा कि अब तक देश में, ठीक है ना, कि सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी प्रधानमंत्री का है तो वो किनका है जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इन चीजों को याद रखना है। देखिए 15 अगस्त 1947 को ये प्रधानमंत्री बने थे, 27 मई 1964 को क्या होता है कि इनका देहांत हो जाता है, ठीक है ना, पद पर रहते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि पद पर रहते हुए मरने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वो जाएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। तो अब तक हमारे देश के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आपको पद पे रहते हुए मरे थे। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे और 1959 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम है क्या जानते हैं, तो आपको स्वतंत्र पार्टी। क्या है, स्वतंत्र पार्टी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्वतंत्र पार्टी कौन बनाए थे 1959 में, तो आप क्या कहोगे बच्चों, बताओ तो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या कहेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए तो यहाँ से पॉलिटिकल में भी आपको ये सारे चीज होंगे वो आपको कम आएंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इससे पहले इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो होगा आपको बी। क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब देखिए अब क्या है, हम यहाँ पर इसे समझते हैं, क्या करते हैं समझते हैं। देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर, ठीक है ना, उपवास की घोषणा किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जो है वो आपको क्या कह रहा है समझिए, तो ऑप्शन सी में कह रहा है यानी कि विनोबा भावे, ऑप्शन डी में कह रहा है कि आपको ज्योतिबा फुले। क्या है, ज्योतिबा फुले। तो बच्चों देखो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या किया था जानते हैं, कि आपको उपवास की घोषणा किए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज है जिसके बारे में आप क्या कर लीजिए कि आप जान लीजिए। जैसे देखिए जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है आपको डिस्कवरी। क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इन चीजों को याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसके द्वारा लिखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1944 में अहमदनगर जेल में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको महात्मा गांधी, तो इनकी भी जो आत्मकथा है उसका नाम याद रखिएगा। इनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्स। क्या है, माई एक्स। देख रहे हो भाई, एक्स यहाँ भी आ गया। देखिए माई एक्स पेरी। क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ, क्या है, विथ ट्रूथ। यानी कि बच्चों हो गया सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो कि 1921 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था जानते हैं, तो आपको गांधी जी के द्वारा। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज्य नाम की जो पुस्तक थी वो भी आपको लिखी गई थी, गीता माता। इसके अलावा अनाशक्ति योग, ड्रीम ऑफ क्या कहते हैं इंडिया, क्या है मतलब कि ड्रीम ऑफ इंडिया, ये सारे पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए थे। लेकिन यहाँ पे जो कुछ प्रमुख है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। विनोबा भावे, इन्होंने जय जगत का क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। विनोबा भावे के द्वारा ही 1951 में क्या हुआ था कि आपको भूदान आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश से क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था। तो कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए भूदान आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, क्या कहोगे, आचार्य विनोबा भावे को। कब शुरू किए थे, 1951 में। उसके बाद ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किए थे, ध्यान से समझिएगा, 1700 नहीं कहेंगे, 1873 ईस्वी में इन्होंने सत्य शोधक समाज की क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो क्या कहिएगा जानते हैं, तो
ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? 1873 में। उसके बाद है आपको 1872, क्या है? 1872। तो 1872 में जो है वो आपको गुलामगिरी पुस्तक जो थी उसे क्या किया गया था कि आपको लिखा गया था। और यह प्रश्न जो है केबीसी में पूछा गया था कि गुलामगिरी पुस्तक में कहाँ के दासों का उल्लेख है? तो वो आपको अमेरिकी दासों का उल्लेख है, ठीक है ना। तीन चीजों मतलब इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही आपका प्रश्न कड़ा क्या जानते हैं, यहां से समझिए कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा कौन किए थे? तो क्या कहेंगे? महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अब आइए यहां से जिन चीजों को हम लोग रिकॉल किए हैं, थोड़ा सा मतलब पढ़े हैं, उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इन चीजों को याद रखिएगा। अहमदनगर जेल में 1944 में। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ कौन लिखे हुए हैं? महात्मा गांधी। जय जगत का नारा, भूदान आंदोलन, ये सब जो शुरू किए थे विनोबा भावे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? 1873 में। कौन करते हैं? ज्योतिबा फुले। 1872 में जो है गुलामगिरी पुस्तक लिखी जाती है, किनके द्वारा जानते हैं? ज्योतिबा फुले के द्वारा। और इस गुलामगिरी पुस्तक में जो होते हैं कहाँ के दासों का उल्लेख किया गया है जानते हैं? तो अमेरिकी दासों का उल्लेख किया गया था। किसका उल्लेख किया गया था? अमेरिकी दासों का, ठीक है ना। और केबीसी में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, यह 50 लाख जो उसका वैल्यू होता उसमें यह पूछा गया था, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा जो साथियों अगला प्रश्न है, ठीक है ना, इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसके साइज को थोड़ा सा क्या करते हैं कि आपको बड़ा कर देते, फिर हम लोग इसे समझने का क्या करेंगे कि आपको प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। सारे लोगों को दिख रहे होंगे ये प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेबल, लुइस फिशर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको पैट्रिक लॉरेंस। और जान लीजिए कि कैबिनेट मिशन योजना में आने वाले पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो आपको क्या थे? भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव के पद पर थे, या इसी को कहा जाता है भारत मंत्री। क्या है? भारत मंत्री। तो कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन आए थे? तो देखिए, तो एक आपको पैट्रिक लॉरेंस, एक स्टेफर्ड क्रिप्स, और ये दूसरा व्यक्ति यहाँ से याद रख सकते हैं। तीसरा व्यक्ति जो थे वो आपको एबी अलेक्जेंडर थे। कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, जो कि आपको देखिए अलेक्जेंडर है, नहीं समझ में आएगा, बस सुन लीजिए कि यह एबी अलेक्जेंडर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। तो इस योजना को कैबिनेट मिशन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके सभी सदस्य जो थे वो आपको ब्रिटिश संसद में कैबिनेट स्तर के क्या थे कि आपको मंत्री थे। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना है यह भारत आती है कब? तो आपको 24 मार्च 1946 को। कब आती है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना जो होते हैं वो आपको भारत आते हैं। क्या होते हैं? भारत आते हैं, ठीक है ना। और ये जो कैबिनेट मिशन योजना है यह जब भारत आता है, क्या है? भारत आता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है सबसे पहले आपको अंतरिम सरकार का गठन करना। क्या करना? अंतरिम सरकार का गठन करना, ठीक है ना। इसके अलावे एक चीज और हो जाएगा, अंतिम सरकार के गठन के अलावे एक चीज और आपको याद रखना है, क्या जानते हैं? संविधान का निर्माण करना। क्या करना? संविधान का निर्माण करना। इसी 2 उद्देश्य से क्या होता है कि कैबिनेट मिशन योजना जो मुख्य रूप से आपको भारत आती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा जो किए थे कौन किए थे? तो उस समय के जो आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उसी ने क्या किया था कि आपको घोषणा किए थे 15 मार्च कितना 1946 को, और यह 24 मार्च 1946 को आया था। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पे चर्चा है लॉर्ड वेबल का। तो देखिए लॉर्ड वेबल क्या है कि 1943 से लेकर 1947 तक भारत के क्या रहा था? क्या आपको वायसराय रहा था? लुइस फिशर, इसके बारे में याद रखिएगा। ये मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह अमेरिकी पत्रकार जो था वो आपको गांधी जी के क्या थे कि आपको साथ थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं 50 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा साथियों? तो ये आपको ए हो जाएगा। दूसरी बात कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास हमसे करते हैं उन लोगों को फाइनली 2024 का जो नोट्स है वो लेना हो तो वहाँ पे आपके जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वहाँ पे आपको एक लिंक दिए होंगे। उस लिंक में कुछ आपको क्या होंगे कि नियम होंगे, उस नियम को आपको फॉलो करने होंगे और आप वहाँ से घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं कि आपको 2024 के जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको आप लोग कहते हैं नोट्स, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे।